यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मुल्क के माली नक्शे पर इस वक्त कई रंग एक साथ उभर रहे हैं। कहीं खजाने के दरवाजों का हिसाब लगाया जा रहा है तो कहीं तनख्वाहों और पेंशन के अदाद शुमार उम्मीद और इंतजार के दरमियान खड़े नजर आते हैं। एक तरफ सूबे अपने वसाइल का वजन तोल रहे हैं तो दूसरी जानिब तरक्की के वादों को अमली शक्ल देने की बातें चल रही हैं। सिंध ने अपने आइंदा साल के माली खदोहाल तय कर लिए हैं। बलूचिस्तान नए ऐलानात के साथ मैदान में आने को तैयार है, जबकि पंजाब अपने तरक्याती सफर को मजीद आगे बढ़ाने के दावे कर रहा है। उधर मुआशी अशारियों में बेहतरी की खबरें भी सामने आ रही हैं और हुकूमती हल्के इसे दुरुस्त समत में पेशकदमी करार देते नजर आते हैं। इन फैसलों की गूंज सरकारी दस्तावेजात तक महदूद रहेगी या आम शहरी की जिंदगी में भी सुनाई देगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे खिते की सियासी फजा में इस वक्त कई दरवाजे एक साथ खुलते और बंद होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं सख्त बयानात की बाज़गश्त है तो कहीं मुफाहमत के नए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। कई माह से जारी बेयकीनी के बाद अब नजरें एक ऐसे मुआहदे पर जमी हैं जो न सिर्फ खिते बल्कि आलमी मईशत और तवानाई के निज़ाम पर भी असरात मुरतब कर रहे हैं। बड़े आलमी खिलाड़ी इस पेशरफ्त को गौर से देख रहे हैं। नई सरमायाकारी पाबंदियों में नरमी और सलामती से जुड़े मामलात ज़ेर बहस हैं। इसी दौरान इसराइल और लिबनान से मुतालिक पेशरफ्त भी हालात को मजीद अहम बना रही है। आने वाले चंद दिन ये तय कर सकते हैं कि खित्ता कशीदगी के दायरे से बाहर निकलता है या एक नई आजमाइश की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। हमारे स्टूडियोज में इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। हमारा साथ देंगे तारिक सुमेर साहब, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान, अहमद रियाज बलोच साहब और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमेर साहब, प्रोग्राम का आगाज सर इस वक्त मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, सबसे पहले ऐसा होता है कि विफाकी बजट जो है वो पेश किया जाता है और उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपोजिशन को होते हैं। और मज़े की बात, अपोजिशन से ज़्यादा जो इत्तेहादी जमात है आपकी, जो इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टी है, वो यानी कि पीपल्स पार्टी हमें एतराज़ात करती नज़र आती है। उसके साथ साथ देखते हैं कि पंजाब ने भी अपना बजट जो है वो पेश कर दिया है। आज सिंध और फिर बलूचिस्तान ये बजट जो है पेश किए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि KPK का भी बजट जो है वो भी सर पेश किया जाएगा। ऐसे में यह है कि जहां जो बजट पेश कर रहे हैं वो हालात जो है वो बहुत ही स्टेबल बता रहे हैं। मतलब आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट है, आवाम के लिए बहुत सारे नए तरक्याती मंसूबे जो हैं वो लेकर आने। लेकिन देखा गया है कि जिस तरीके से और चीज़ों पे गौर किया जा रहा है उस तरीके से सेहत पे या तालीम पे फोकस नहीं है किसी का भी। इस पे क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया काशा। आपको पता है कि वफाकी बजट पेश हो चुका हुआ है और आजकल पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार बहस हो रही है, तकरीरें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी के बाज़ अरकान जब तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं जी ऐसी तकरीर करें जैसे अपोजिशन के बेंचों में बैठे होते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि हमने वोट तो इसी को पास करने के लिए देना ही है। ये तो उनका है नुक्ता नज़र है। आज शाजिया मरी बड़ी तवील तकरीर की, बाकी लोगों ने की, PTI के अरकान ने की, वफाकी वज़रा भी कर रहे हैं, सब तकरीरें कर रहे हैं। और आज मैंने एक मंज़र देखा बजट पे जाने से पहले, थोड़ा सा उसकी बताता चलूँ। कल परसों भी मैंने देखा था कि जो ही मोहसिन नकवी ऐवान में आए तो वो बैरिस्टर गौर साहब के पास गए, कोई सरगोशी की, असद कैसर भी खड़े थे, वो तस्वीर भी कल मैंने मंगवा के जारी की थी। आज भी वो आए तो पिछली नशिस्तों पे चले गए, अता तारण उनके साथ थे और तलाल चौधरी थे, तो अरकान चले गए। तो फिर वो स्पीकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर में गए जहाँ मामला डिस्कस होना था। पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं हमें पेपर ये दिखाया था और ऐवान में कोई और पेपर पेश कर दिया। ये उनका एतराज़ है। पता नहीं बैकग्राउंड में कोई और कहानी शायद बाद में निकले, जैसे पहले GB वाली निकली थी। तो मैं स्पीकर साहब को मिलना चाह रहा था तो मेरी टाइम था, मुलाकात कोई उस तरह से हो नहीं सकी। तो अचानक मैं देखता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आ जाते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ कि PTI के भी कुछ एक दो दोस्त आ गए, तो उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत से मोहसिन नकवी से मुलाकात की। तो मुझे लगा कि ये बाहर जाके क्या बयानात देते हैं और यहाँ ऐसे जफ्फियाँ डाल रहे हैं, काफ़ियाँ आ रही हैं, चाय आ रही है, ग्रीन टी पेश की जा रही है, बिस्किट आ रहे हैं। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद निकल आया क्योंकि और भी मेरी मसरूफियात थी और उनकी मीटिंग फिर इंडोर शुरू हो गई थी। तो ये मनाजर तो होते हैं। सियासत में राब्तों का मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, राब्ते होने चाहिए हर सतह पे। बजट की जहाँ तक बात है, वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा हमने बजट पेश किया, ताजरों को हम लाए, 40 लाख ताजरों को हम टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, 25,000 वो दे दें, मिन्नत कर रहे हैं उनको ऑफ़र कर रहे हैं, मेहरबानी करें कि 25,000 साल का दे दें। और जो सरकारी मुलाजम है बेचारा या प्राइवेट मुलाजम है उसके टैक्स सैलरी से जो टैक्स काटा जाता है वो थोड़ा बहुत कम किया है, इसको मज़ीद कम करें। अगर टैक्स नेट में लाना है तो मुझे वाक़या याद आ गया है
1985 में शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे जी। तो ये तजवीज़ उन्होंने उस वक्त दी थी चैम्बर के प्रेसिडेंट के तौर पे उस वक्त की हुकूमत को, और उस वक्त पंजाब में तो उनके भाई की हुकूमत थी, यहाँ मोहम्मद खान जनेजा साहब थे, तो वो तजवीज़ दी थी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई 1% आप जो दुकानदार हैं उन पर टैक्स लगाए थे और इनको टैक्स नेट में ले आएँ और ये सहूलतें करें। तो लेकिन 40 साल 35 साल वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चलें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इसके नताइज क्या आते हैं। एक दफ़ा टैक्स नेट में ये लोग आते हैं, लेकिन वो 20 करोड़ की मुझे समझ नहीं आती कि 20 करोड़ की टर्नओवर वाला कोई छोटा ताजर या छोटा दुकानदार कैसे हो सकता है एक साल के अंदर। सिंध का बजट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वज़ीर आला सिंध पेश कर रहे हैं, वहाँ बाइकाट शाट हुआ है MKM का, वो भी तयशुदा होता है बाइकाट के, आराम से तकरीर कर लें। 2.7 ट्रिलियन का है। असल मामला है कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन मोस्टली सूबों के पास है और NFC के तहत 57% सूबों के पास बजट जाता है और इस शोबे में काम करने की बहुत ज़रूरत है। इन दोनों शोबों में इग्नोर किया जाता है। जो हेल्थ की सहूलतें होनी चाहिए एजुकेशन सर, क्यों इग्नोर किया जाता है? ये तो बहुत ज़रूरी है। वो लगा देते हैं ना जी मेगा प्रोजेक्ट के नाम पे। सर ये बुनियादी सहूलियातें जो आवाम से दूर रखी जाती हैं। एजुकेशन पे मैंने आपको कहा कि मेरी एक मरतबा अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर से, राना सिकंदर साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यकीन रखें कि जितना 2-2.5 साल में हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, अगर मुझे ये पूरा 5 साल का टर्नओवर एज एजुकेशन मिनिस्टर मिला तो आप तब्दीली देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखेंगे और बजट में इजाफा भी बतदरीज हो रहा है। चले सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है, लेकिन आपको बताते चलो कि शहबाज शरीफ साहब भी जब हुकूमत में नहीं थे तो कहते कि सिर्फ मुझे हुकूमत में आने दिया जाए, उसके बाद सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया जाए तो देखें कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी जाएगी। सो इस पे भी बहुत सारी बातें जो हैं वो आजकल हो रही हैं और ऐसे में ये कह देना, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि उस वक्त कहा गया था कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें जो हैं वो एकदम से कम हो जाएंगी, जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं वो कम हो जाएंगी, वो भी नहीं हुई हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क भर से बिजली 82% फी यूनिट महंगी करने की एक दरखास्त जो है वो भी नेपरा में जमा करा दी गई है सायरा जी। और ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि अवाम कुर्बानी दें और अशरफिया मरात हासिल करती रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्या कहेंगी इस पे? अस्सलाम वालेकुम। अब ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि 2 दिन पहले उनको ख्याल आया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आ गया। अब ये भी नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये तो सिर्फ लफ्फाजी हैं जी। कल ही प्रोग्राम में बात हो रही थी ना, तो फिर टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि 200 लीटर पेट्रोल गुजरा का फ्री कर दिया है। अगर ये भी कहने का मकसद ये था कि ये भी तुम लोगों को तकलीफ हो रही है तो इसको कम कर दें। तो ये किस किस्म के बयानात देते हैं? हम लोग क्या पागल हैं? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि हम 4-5 महीने पहले तक की तमाम चीजें भूल जाएं और इनकी कही हुई बात पे यकीन कर लें। ये तो पहले बताते थे कि जहर खाने के पैसे नहीं है और इनको कपड़े भी बेचने पड़े तो ये कपड़े बेचेंगे, और वही घिसी पिटी बातें और वही चीजें। इसके ऊपर इंसान क्या बहस करे कि एड़ियां रगड़ने तो चश्मा यहीं से निकलेगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो एड़ियां हमने रगड़नी थी, इन्होंने थोड़ी रगड़नी थी। बिल्कुल आकाशा, बाकी सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? इनकी तो बात आती है और जब इनके बयान सायरा जी, बिजली की कीमतें बढ़ाने की एक दरखास्त जो है वो नेपरा में जमा करा दी गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये कम नहीं कर रहे हैं। बिजली मतलब ये IPPs को खत्म कर दे, वही इनका बहुत बड़ा एहसान होगा। बिजली की प्राइस जी बढ़ाने पे उन्होंने ये ऐसा बयान दे दिया, जो ये भत्ते की पर्चियां आती हैं हमारे पास और सारी वो चीजें कितनी महंगी बिजली है कि उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, चले ठीक है बिजली तो वो रेपरा या वो चीजें वो भेजते हैं, ये जो मीटर के फिक्स चार्जेस थे ये सोया हुए थी, इनके इल्म में नहीं था कि जो 2-2 दफा मीटर के फिक्स चार्जेस, वो मीटर का जो बिजली का बिल आता है आकाशा, मुझे तो वही नहीं समझ आती, वही नहीं पढ़ना आता कि उसमें खुदा जाने कौन कौन से सरचार्ज, ड्यू रेट में एडजस्टमेंट, मंथली और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से एरर लगा के नीलम जैलम पता नहीं क्या क्या लगाकर ये लोग हमें देते हैं। उसके ऊपर ये इस तरह का बयान कि ये समझ रहे हैं कि आवाम सोचेगी कि अच्छा जी वाह 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 वाह, इनके दिल में कितना दर्द उठा है कि इन्होंने ऐसे बोला है कि जी ये नेपरा ये कर।
अरे बाकी पूरी किसी चीज को संभाल सकते नहीं। जो जंग के बीच में इन लोगों ने दिहाड़ी लगाई है वो क्या इनके इल्म में नहीं था? इनको क्या वो जो पेट्रोलियम लेवी है वो इनको समझ नहीं आती कि बिजली के पैसे तो बढ़ाते हैं, जैसे 1 रुपए यूनिट 2 रुपए यूनिट, उसके ऊपर बिल बिलाते हुए इतना बयान दे दिया। और जो हमारे ऊपर वो कहते हैं कि 280 पेट्रोल से उसको कहाँ तक ले गए, अब 5-5 रुपए कम करके हम पे एहसान करते हैं। नहीं सायरा जी करेंगे ना, बता रहे हैं आपको कि जुम्मे तक ये जो कीमतें हैं ये 100 से 150 कम हो सकती हैं, बता रहे हैं ना। जुम्मे तक क्यों? जुम्मे तक क्यों? अभी क्यों नहीं? क्यों 5 दिन इनकी जेबों में पैसा जा रहा है? क्यों 5 दिन ये लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं कि वो आपने फौरी रिलीफ किसी को ना दिया, किसी भूखे को उस वक्त रोटी ना दी और तरसा के 4 दिन बाद दी तो क्या रोटी दी? भूख तो उसको उस वक्त है। और आप ये पेट्रोल की प्राइसेस ये चीजें कम करते हैं तो साथ ये जो ट्रांसपोर्टर और बाकी चीजें इनको भी खुदा के वास्ते देख लें कि ये अभी आके जब देखा कि आवाम के लिए कुछ नहीं दिया तो हमारे लिए ये इनके अल्फाज होते हैं और इनकी इस तरीके से इन्हीं का एक अल्फाज था, पता नहीं कहाँ से इजाद करते रहते हैं। असेंबली में बोला था कि हमें इन भंबड़ भूसियों में ना फंसाया जाए। तो मैं इनको बोलती हूँ कि वजीर आजम साहब हमें भी इन भंबड़ भूसियों में ना फंसाया जाए कि ये जो आके ये 1-2 अल्फाज बोलते हैं और आप समझते हैं कि हमारे दुखों का मुदावा कर दिया। अब हमारे दुखों का मुदावा नहीं हो सकता कि जब तक ये 4 चीजें आप नहीं करेंगे और नहीं वो हो सकता। सबसे पहले हमारे जो गले में फंदा डला हुआ है IPP, आप इसको वो करवाएं, सारा कुछ वापस से इनके कारखाने बंद करें और फिर एक सही तरीके से पॉलिसी बनाकर, अब तो खैर हम वैसे ही दुनिया आधी से ज्यादा पाकिस्तान सोलर पर आ गया है, लेकिन वो जो आता है फिर आप गैस का वो करें। जिन खाद फैक्ट्रियों को सब्सिडी पे उनको गैस दी जाती है और वो फिर जो खाद की बोरी है 17,500 और उसके बाद ब्लैक पे तो 19 और 20,000 की मिलती है, उनसे सब्सिडी वापस ली जाए या उनके कान खींचे जाएं कि अगर आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है तो यहाँ पर आवाम के ऊपर ये खाद बम ना फेंका करें। जिसका दिल चाहता है वो मतलब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है ना। चलें सायरा जी थोड़ा सा चूंकि टॉपिक हमारा बजट के हवाले से थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। पंजाब का जो बजट है वो जो पेश किया गया और सिंध के बजट को, इसको भी थोड़ी डिस्कस करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि वफाक को बड़ी रकम देने से फर्क तो पड़ा है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, पूरी कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अवाम पे बोझ भी इन्होंने कम डालना है, वो कम डाला जाएगा, लेकिन फिर जो तरक्याती प्रोग्राम है वो कैसे कंप्लीट होगी? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो हमेशा तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो है उनमें सबसे पहले हमें करती नजर आती हैं। देखिए इनके जो पहले अभी वो कल हमारे एक क्या कहते हैं आप पारा के स्पोक पर्सन हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने आके बोला कि ख्वाहिशें तो लोगों की बहुत ऊंची ऊंची हैं मगर फाइलें भी पास हैं। तो ये जो पहले जो मंसूबे खुले हैं और उसके बाद जी कोई बंद हुआ, किसी को प्राइवेटाइज किया, ये किया, पहले उनका तो हिसाब दे दें, फिर उसके बाद बात करें। अवाम पे कम से कम बोझ डाला जाएगा और वो दिया। 11 अरब का जहाज लेते हुए अवाम का ख्याल नहीं आया कि ये 11 अरब जो ये 90 लाख बच्चे पंजाब में स्कूलों से बाहर हैं, ये 11 अरब उनके किसी उसमें लगा दे। यहाँ पर तो इन्होंने हर चीज प्राइवेटाइज करने के चक्करों में है, स्कूल हैं तो वो कर दिए। तो ये सब कहने की बातें होती हैं जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता। फिर बड़े बड़े मतलब जिस तरह ये कि इस किस्म की बातें करते हैं, फिर आसपास जो बैठे हुए वो भी नहीं समझाते कि मोहतरमा मतलब अब ये किस्से कहानियां चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अब कोई अवाम बहुत समझदार है तो उनको आप कोई और गोली या कोई नया चूरन बनाएं, ये वाली कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अपनी जो 2 वज़रा हैं जिनकी करप्शन की दास्तानें अभी सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई हैं, पहले आप अपना दामन बचाएं। इनकी जो पैरा फोर्स है वहां पर उन्होंने लोगों की जिंदगी जीरन की हुई है। इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इतने बड़े बड़े, खैर उनकी शक्लों से आता है कि कौन से भूखे खानदानों से आए हुए कि जो आके उनका जोर ही एक रेडी वाले पे चलता है। वरना अगर खानदानी तरबियत हो तो इंसान वो होता है ना कि इस चीज को देखता है। तो बस ऐसे ही है आकाशा, क्या इन लोगों पे बहस करना या बात करना, वही पुरानी घिसी पिटी तकरीरें झाड़ पहुंच के और वो उसके बाद बोल देते हैं कि आवाम का दर्द दिल में है। जितना दर्द इनके दिल में है वो इनके चेहरों पे नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सायरा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद रियाज बलोच साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो कल मैंने फील किया कि आप बहुत ही ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे। सो एक बजट जो है उनकी जाने से पेश किया गया है। सर, बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो है वो हमें गिनवाए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि इतने मंसूबे हैं कि मतलब अब तो मैं भूल भी गई हूँ कि वो वाले मंसूबे जो हैं वो आवाम को बताए जाए, क्योंकि आवाम जानती है। अगर आवाम जानती है तो इतनी तशहीर की क्या जरूरत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को पेश आई। तमाम मंसूबे जो हैं वो आवाम के पैसों से शुरू होते हैं, आवाम के पैसों पे खत्म होते हैं। सो ये जो तख्ती लगती है हुक्मरानों के नाम की, क्या समझते हैं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या जरूरत पड़ी है? भाई अगर आप इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं तो आप वैसे ही आवाम के दिलों में जरूरत नहीं है इस चीज की, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आकाशा फॉर हैविंग मी। और ये जो बात आप कह रही हैं ना कि तख्तियाँ क्यों लगती हैं, और ये तख्तियाँ आज नहीं लगना शुरू हुई। और आपने ये भी बात की कि गुज़िश्ता रोज मैं पंजाब हुकूमत को डिफेंड कर रहा था। मेरे नजदीक जो प्रोजेक्ट ठीक होगा मैं उसकी बात करूंगा। नहीं, आकाशा की ख्वाहिश थी कि आप साईं उस्मान बुज़दार को डिफेंड करें। सर, हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जहां पे इस तशहीर की क्या जरूरत है? भाई आपका नाम, आपका जिक्र, आपके काम आवाम के दिल में होने चाहिए। मुझे सिर्फ आप एक चीज आप मुझे बता दें जी। गुज़िश्ता रोज भी जब बात हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब का नाम एक चौक से दूसरे चौक की बात कर रहे थे, तो क्या शौकत खानम इमरान खान साहब की मां के नाम पर नहीं? क्या दीगर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे वो अपने नाम इस्तेमाल करते हैं? बुज़दार साहब की अभी बात की अपना तारिक इसमाइल साहब ने, तो सर कंपैरिजन कर ले ना, सर कंपैरिजन कर ले। अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम से कंपैरिजन कर ले कि बानी पीटीआई की तस्वीरें जो है कितनी जगह पे आपको नजर आई। अब तो आप सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मेरी वजीर आला जो है वो हर जगह नजर आती है। अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब इस आवाम के बारे में सोचो जिसका इस वक्त बुरा हाल है तो फिर दुखता है सर दिल। देखिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि इस वक्त आवाम जो है वो बहुत बुरे हालात में है, और जब गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो यकीनी तौर पर आवाजें आएंगी, चीखें आएंगी। लेकिन आप इसकी मजबूरी सूरत-ए-हाल देखें, इसमें देखें हम ये चीजें को बहुत ज्यादा पहले से हमको बेहतर करते नहीं आए। अब बदकिस्मती के साथ अगर मैं फिर ये बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया IMF के मिशन को बिट्रे करने का, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक नुकसानदेह फैसला साबित हुआ था। देखें, हुकूमत बचाने के लिए हर कोई एफर्ट करता है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन मौजूद नहीं है। अगर आप तहरीक इंसाफ को अपोजिशन समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये आपकी हाम ख्याली है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार ही अदा नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है? आप देखें, जो भी ज़ेर-ए-ताब जमात होती है उसके लिए ये मसले मसाइल होते हैं, उसमें जो पार्टी की क़यादत के मसाइल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस दफा मसाइल जो हैं वो कई 100 गुना ज्यादा हैं। आप देखें, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने सजा नहीं काटी है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने सजा नहीं काटी है? मरियम नवाज ने नहीं काटी है? साद रफीक ने नहीं काटी, सबने काटी है। लेकिन फिर भी जो पार्टी जो है वो मतलब अपनी इंतजामी मामलात को अच्छे तरीके से संभालती हैं, उनके लिए ये मसले नहीं होते। आज एक डिडक्शन, माफ कीजिएगा, एक डिक्टेशन जो है अलीमा खान साहबा की जानिब से आती है, और एक जो है डिक्टेशन वो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से आती है। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब अपना चूरन भेजते हैं, और फिर पार्टी में हर कोई अपने अपनी जगह पर सदर बना है, और हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपना मंजन बेच रहा है। इस तरह से अपोजिशन होगी तो पाकिस्तान के मसले नहीं हल होंगे। सर, हम अभी बात कर रहे हैं जो बजट पेश किया गया है, या जो पंजाब का बजट है, आज सिंध का पेश करेंगे, बलूचिस्तान का, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि सर 75 सालों से हम देख रहे हैं कि हम जो IMF का प्रोग्राम है उससे भी बाहर नहीं निकले। पता नहीं ये कर्जे जो है अवाम पे भी नहीं लगाए जा रहे, मुल्क पे भी नहीं लगाए जा रहे। कोई जिंदगी जो है वो आसान नहीं की गई। बुनियादी सहूलियात से हमारा एक आम आदमी जो है वो महरूम है, जो पाकिस्तानी है वो महरूम है। फिर भी हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें फिर भी उस अवाम के लिए कुछ नहीं होता जो पूरा टैक्स देते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। जी, ये बदकिस्मती है। आई डू एग्री विद किसकी सर? लेकिन बात सर, ये वो जमात है जो इस वक्त इक़्तिदार में है। जब इक़्तिदार में नहीं होती है तो ये बातें करती है, ये कहती है कि 6 महीने में हालात जो है स्टेबल हो जाएंगे। जवाब तो आने बात कह रही हैं आप, और यही अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एक गवर्नमेंट आई थी 2018 में जिसने कहा था कि 90 दिनों में हम इंकलाब बर्पा कर देंगे, लेकिन क्या हुआ इंकलाब बर्पा? नहीं हुआ। क्या उससे पहले 2013 में जो चीजें बिजली की लोड शेडिंग का एक
वबाल जान बनी हुई थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल हुई। क्या सिक्योरिटी कराची के मामलात बेहतर हुए? बिल्कुल हुए। सर, ये आप कह रहे हैं, चले सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। ऑन द रिकॉर्ड बात है ना जी, मैं नहीं कह रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। आप जी बहुत शुक्रिया अहमद रियाज साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। आपका सवाल जो है मैं आगे लेकर चलना चाहूंगी इस वक्त। डॉक्टर अली-इमरान साहब आपकी तरफ, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी 3 महीने के दावे किए थे कि 90 दिन में पाकिस्तान को आप रियासत मदीना बना देंगे। आप वो तो बना नहीं सके, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो इनसे सवाल पूछ रही हूँ वो ये पूछ रही हूँ कि क्या तशहीर करना बहुत ज्यादा जरूरी है? इसके बगैर क्या पाकिस्तान में या पंजाब में कोई भी जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप तशहीर नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, मैंने सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी बातें बड़ी तामुल से सुनी हैं, और जो अभी आपके आखिरी गेस्ट थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है, मैं इनके चंद जो भाई वो जर्नलिस्ट है लाहौर के, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से नहीं है भाई, और लाहौर के जर्नलिस्ट हैं। अली साहब, आप तो पार्टी के तर्जमान हैं, जरा गलत फहमी दूर कर लें। जिस तरह वो मुस्लिम लीग नून को डिफेंड कर रहे थे, मुझे लगा सर ये पार्टी के कोई स्पोक्स पर्सन है या उनके कोई कारकुन है। अच्छा, साफी थे तो मैं माजरत चाहता हूँ, अगर वो साफी है तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ। फिर इस तरह की सहाफत की वजह से आज सहाफत का ये हाल हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इन बात आकाशा के सवाल की तरफ आ जाते हैं कि तस्वीरें लगानी। देखिए आकाशा, सबसे पहले इन्होंने बात की, जो साफ़ी है इन्होंने एक बात की कि जी वो शौकत खानम जो है वो तो इमरान खान के नाम पर है। मेरे ख्याल से ये भूल चुके हैं कि शौकत खानम एक खैराती इदारा है, और वो पाकिस्तान की आवाम की ज़कात और खैरात से चलता है, और वहाँ पर गरीबों का जो इलाज है वो मुफ्त में होता है। और शौकत खानम का नाम इसलिए है कि शौकत खानम वाज द फर्स्ट पेशेंट जिससे इंस्पायर्ड होकर जो मरी है कैंसर के साथ, और फिर इमरान खान ने वो हॉस्पिटल खड़ा किया। अब आ जाते हैं हम इनकी तस्वीरों पर। आकाशा, पिछले 40 साल से ये लोग इक़्तिदार पर बुरा जमान है, और आप देखें इनकी पॉलिसीज को। इन्होंने आज तक पीली टैक्सी, ओवरहेड ब्रिज, टनल ब्रिज, येलो स्कीम, ऑरेंज स्कीम, बसें, इसके अलावा इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। आकाश, अगर हम दुनिया की तरक्की पर नजर डालते हैं तो हम दुनिया के जो पैटर्न को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें समझ आती है कि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है कि आपने लोगों की तालीम, सेहत और उनकी बुनियादी जो जरूरत है रोजगार, उसको पूरा करना होता है, महंगाई कम करनी होती है, और उनके लिए मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होती है। जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं तो लोग खुद बहुत उस मुल्क को खड़ा कर देते हैं। और आपने जिक्र भी किया और आपने कहा कि तालीम और सेहत का क्या हाल है। देखिए, जब हम अपनी हुकूमत के साथ 2018 से लेकर 2022 तक कंपैरिजन करते हैं तो देखें आज अस्पतालों के लिए और जो तालीम के लिए बजट रखा गया है वो 0.0000 जाकर कुछ परसेंटेज बनती है। हमारे जब हम इक़्तिदार में थे तो हमने हर पाकिस्तानी की जेब में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड डाला, एहसास प्रोग्राम था। हमने जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 6% से ऊपर थी, और आज देख लें कि आपकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो माइनस से नीचे। हमारे दौर में आप पेट्रोल का रेट देख लें, आज आप देखिए कि 256 रुपए से आकाशा, जिस तरह इन्होंने पेट्रोल 450 रुपए पर लेकर गए, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट है जो उसके अंदर अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो वो 80 रुपए से लेकर 84 रुपए के दरमियान है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 285 रुपए का होना चाहिए। बाकी तशहीर की बात है, देखें इन्होंने एक सूबे ने 18 बिलियन, एक सूबे ने 12 बिलियन और एक सूबे ने 10 बिलियन रुपया सिर्फ अपनी तस्वीरें छुपवाने के लिए अखबारात और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इन्होंने लगा दी। अगर उन्हीं पैसों का अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता तो उससे कितने हजार गरीब बच्चों की शादी हो सकती थी, कितनी गरीब बेवाओं औरतों के घर बन सकते थे, और कई ऐसे फलाही मंसूबे शुरू किए जा सकते थे जिससे आवाम की फलाह होती। लेकिन इनकी जो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये कोशिश भी नहीं करते। 1985 में जब इनके वालिद साहब इक़्तिदार के ऐवानों में जब आए, उस दिन से लेकर आज तक ये पीली टैक्सी स्कीम, येलो बस स्कीम, ऑरेंज स्कीम से आगे नहीं निकल सके। और आज मरियम नवाज का भी आलम देख लें कि उनकी तस्वीरें जो पेशावर में जो बस शुरू की गई थी वो कौन सी थी, वापस नजर आएंगी। वो ये मोहतरमा अली भाई, जो पेशावर में बस सर्विस शुरू की गई थी वो कौन सी कलर की है, जो परवेज खटक के दौर में शुरू हुई थी? अगर पेशावर की एक बस सर्विस शुरू की गई वो भी तो कॉपी की ना लाहौर की, पंजाब की। सर
सर आप मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। देखें, आप जिनको हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में पिछले 2 दिनों से जो फैसल वाडा साहब बैठकर टीवी पर तबसरा फरमा रहे हैं, अगर इनमें थोड़ी शर्म और हया होती तो शायद इनका कोई बंदा उठ के खड़ा होकर फैसल वाडा को जवाब देता। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि अगले 3 महीनों में या ये कंटेनर के ऊपर होंगे या ये कंटेनर। चले अली इमरान साहब, एक बहुत अहम सवाल है सर, मैं जानना चाहूंगी, एक शॉर्ट आंसर उस पर आपको ऐसे जाना चाहूंगी सर। हमने देखा कि पंजाब का बजट पेश है, बलूचिस्तान की भी बात हो रही है, उसके साथ साथ सिंध का बजट जो है वो भी पेश कर दिया गया। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि केपीके का जो बजट है वो ये सुनने में आ रहा है जराए के मुताबिक कि बजट जो है वो 3 महीने का पेश किया जा रहा है। कोई ऐसी खबरें हैं, मतलब आप लोग ये करने क्या जा रहे हैं? जी आकाशा, इसमें मुझे भी जो मैंने सुनी है जो खबर, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने सुनी है वो ये है कि 3 महीने का अबूरी बजट दिया जाएगा। और इसके हवाले से आपको पता है कि जो स्टांस है चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब का, वो ये है कि मेरी या तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए या इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए जहां पर उनकी आंख की जो बिनाई ज़ाया हो रही है उसका इलाज हो सके। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। अगर ये साबिक़ इक़्तिदार जो लोग हैं जो बैठे हैं, अगर ये बैठ कर बात कर लें और ये बात सुन लें कि क्या एक कैदी के बुनियादी हुकूक इस हद तक भी सलब किए जा सकते हैं कि वो अपनी आंख की बिनाई खोने के आखिरी मराइल में और उसको अस्पताल या एक डॉक्टर जो है वो ना दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि सुहेल खान अफरीदी जो है उसका जो बड़ा जेन्युइन स्टांस है। अगर केपी गवर्नमेंट से 200 अरब रुपया वफाक मांगता है और केपी गवर्नमेंट सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा सामने रखती है कि या तो इमरान खान से मुलाकात की जाए या उनको किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। चलें सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है और इसमें आपको ये भी बताते चलूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है फ्लोर असेंबली के ने ये बात किया कि 5वीं दफा मुज़ाकरात की दावत जो है वो दी गई है। मतलब समझ नहीं आ रही तारिक ज़ुबैर साहब, मैं ब्रेक पर यहाँ पर जा रही हूँ लेकिन वापस आके आपसे ये पूछूंगी कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ आप मुलाकात करने भी नहीं देते हैं, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? बात होगी इस पे यहाँ पर वक्त, तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले भी बात होती है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही है, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और 5वीं मरतबा आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात जो है वो अपोजिशन को कर लेने चाहिए, पीटीआई को कर लेने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो आप ये भी कह रहे हैं कि अगर मुलाकात जो है वो कराने की जिद कर ही बैठी है ऑपोजिशन तो आप वो भी नहीं करवा रहे। हालांकि एक हक है जो कि देना चाहिए उनको, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे। तारिक ज़ुबैर साहब, सर जी ये मेरे और आपके प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहे हैं? मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, मुलाकात भी नहीं करवाने। मतलब ये मुज़ाकरात चाह किससे रहे हैं? बानी पीटीआई से नहीं, किसी और से? जी शुक्रिया आकाशा। ये जो मामला है ना मुलाकात वाला, काफ़ी अरसे से रुका हुआ है और मैं आपके ही प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, वो हर जगह कह चुका हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए, उसमें कोई अर्ज नहीं। और जो मिलने जाए बाहर आके ज़रा प्रेस टॉक और कंट्रोवर्शियल बातों में ना उलझे। और मैंने आपको बताया था कि जब तक गंडापुर का रास्ता नहीं अपनाएंगे सुहेल अफरीदी तो इनकी बात नहीं बनेगी। वो उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। उनकी मोहसिन नकवी से एक मुलाकात खुफिया हो चुकी है, एक और भी होने की इतलात आई थी। और आज मैं जैसे असम्बली की बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौर साहब की कल मुलाकात हुई थी, खड़े खड़े गपशप हुई मोहसिन नकवी से। और आज स्पीकर साहब के चैम्बर में पीटीआई के जनाब अहमद डोगर साहब को मैंने देखा अपनी आंखों से। ये सुनी सुनाई बात हो तो चलो अलग है ना, ज़राए से आई हो, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था और भी कुछ लोग थे मैंने इनके खैबर पख्तूनख्वा से। तो बातचीत कोई ना कोई चल रही है। और मैं एक अपना तजिए की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि हो सकता है मुहर्रम के बाद बानी पीटीआई से जेल में किसी या सुहेल अफरीदी की या किसी और पीटीआई की शख्सियत की एक मुलाकात करा दी जाएगी। जहाँ तक उनके इलाज का तल्लुक़ है वो तो आपको पता है अस्पताल रात गए लाया जाता है और इलाज कर दिया जाता है। यहाँ शौकत खानम का जिक्र छिड़ा तो मैं अली इमरान भाई को बताता चलूँ, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे चैलेंज दे सकते हैं। इमरान खान ने ख़ुद कहा कि शौकत खानम के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे प्लाट दिया और 50 करोड़ रुपए का चंदा जो शरीफ फैमिली ने दिया वो भी आप उसको भी याद किया करें, उसका भी तज़किरा कहीं कर दिया करें। और शौकत खानम के लिए जब बानी पीटीआई चंदा जमा कर रहे थे रावलपिंडी के अंदर, मैं उन चंद दोस्तों के साथ, नौजवान थे हम उस वक्त, जर्नलिज्म में नए नए आए थे, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, पासबान उन्होंने बनाई हुई थी। एक अकमल मिर्ज़ा साहब हमारे दोस्त थे मरहूम,
اور بھی کچھ فیاض الحسن چوہان بھی ہوتے تھے اس زمانے میں جی. اور ہم نے چندہ اکٹھا کیا تھا اور ذاتی طور پہ خود بھی کنٹریبیوشن کی تھی. میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. اچھی بات ہے شوکت خانم ایک اچھا ہاسپٹل بنا ہے, میں اس کی خلاف نہیں ہوں. اور ایک ابھی پنجاب حکومت بھی کینسر کا ہاسپٹل نواز شریف ہاسپٹل شاید بنا رہے ہیں, یہ کیا اس کا نام رکھا ہوا ہے, وہ بھی تیزی سے اس پہ کام ہے جاری ہے. تو اس طرح کے ہاسپٹل اگر زیادہ بنائے جائیں. مذاکرات کی بات پہ آتا ہوں میں مختصراً. شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی اور ایاز صادق صاحب آج کل پھر کوشش کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں. تو مذاکرات اگر ان کے ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سیاسی حل ڈھونڈا جائے. کہاں سے ہو جاتے ہیں سر؟ ملاقات آپ کرنے نہیں دے رہے تو اس کے بعد ہوں گے نا ملاقات. ایک اور سوال ہے سر, آخری بات وہ فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا ہے علی عمران صاحب نے. تو فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی لائن اور لینتھ کدھر ہوتی ہے. ان کا جواب رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے میرا خیال ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ فیصل واڈا سے زیادتی ہوئی ہے کہ انہیں وزیر نہیں بنایا گیا, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ نون لیگ والوں کو میری رائے میں فیصل واڈا کی باتوں کا جواب دینا چاہیے, اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. جو وزیر ہیں ان کی ڈیوٹی ہے. میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. میری آج کل میں فیصل واڈا سے کل ہو سکتا ہے میری ملاقات ہو جائے. آج بھی میں نے انہیں فون کیا تھا تو اویلیبلٹی نہیں تھی. ہو جائے تو میں ان کا انٹرویو کر کے پھر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا. سر جی بی الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جی بی انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب جو 7 امیدوار ہیں ان میں سے جو 4 ارکان نے علیم خان کے ساتھ ملاقات کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. اور اب حکومت سازی کا جو معاملہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی داخل ہو چکا ہے, جبکہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کا اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی کا جو رخ کرنا کیا کسی خاص سیاسی انجینئر کا حصہ دکھائی دیتا ہے یا بس ایسے ہی ہو گیا؟ اب آپ کے الفاظوں کی میں وضاحت تو نہیں کروں گا, لیکن میں نے کل ہی دن میں یہ خبر بریک کر دی تھی اور اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ کی تھی کہ جو بھی بنے گی مخلوط حکومت بنے گی. اب بلاول بھٹو نے خود اناؤنسمنٹ کی 12 جون کو بجٹ والے دن, اور انہوں نے سیاسی پتہ کھیلا, سیاسی بلیک میلنگ کہہ لیں کہ بائیکاٹ کرنے کی کوشش کر دیا. پھر محسن نقوی نے انہیں یقین دلایا. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آئی پی پی ایک بھی نشست نہیں جیت سکی تھی. تو کل اچانک میں نے ایک آئی پی پی کے اہم لیڈر کو فون کیا, کسی اور معاملے میں کیا تھا, تو ان کے منہ سے نکلا کہ بھائی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا, آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں 4 نشستیں ملیں گی, تو وہ 4 نشستیں مل گئیں. تو یعنی اس سے پھر میں سمجھا, پھر میں نے اس سٹوری پہ کام کیا, 1-2 وزیروں کو فون کیا تو کنفرم ہوا اور میں نے سٹوری دی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو پارٹی ایک سیٹ بھی نہ جیتی ہو اسے, تو نون لیگ والے جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, گورنر ان کا ہوگا, چیف منسٹری مبارک ہو پیپلز پارٹی کو. اب انہیں چاہیے کہ خدارہ جی بی کو کراچی نہ بنائیں, جی بی بنانے. چلیں ایک اور سوال کا بھی جواب آپ سے سر چاہوں گی. امریکہ کو اقوام متحدہ میں بی ایل اے کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے. جب پاکستان جو ہے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے, پاکستان جو ہے آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, مطلب پاکستان نے جو ثالث کا کردار ادا کیا ہے سو اس پر پوری دنیا بات کر رہی ہے, پاکستان کا ساتھ دینا تو بنتا ہے. جی بالکل, یہ بڑی اہم رپورٹ آئی ہے جی امریکی دی ڈپلومیٹ میں. جی اس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو یو این میں بی ایل اے کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے. اور اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بی ایل اے کا جو مجید بریگیڈ ہے افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے علاقائی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے, اور امریکہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو پہلے ہی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہوا ہے. لیکن پھر یہ حیران کن بات ہے کہ یو این میں یہ معاملہ طوالت کا کیوں شکار ہو رہا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا. یہ امریکی جریدے کی رپورٹ میں پھر آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے کی بلیک لسٹنگ نامزدگی کو طول دینے سے پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے, اور بی ایل اے کو یو این سے بین کی فہرست میں شامل کرنے سے اس کے مالی ذرائع اور عالمی نیٹ ورک محدود ہوں گے, اور افغانستان میں اس وقت ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. بی ایل اے نہ صرف مقامی بلکہ علاقائی عدم استحکام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ایک تنظیم بن چکی ہے. یو این کی نامزدگی سے بی ایل اے کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہو جائیں گے, عالمی سفر پر پابندیاں لگیں گی. اور اب اس معاملے میں دیکھنا ہے کہ امریکہ تعاون کیوں نہیں کر رہا, اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کو وزیر اعظم کل جا رہے ہیں جنیوا,
वहाँ मायदा कर रहे हैं तो अमरीकी हुकाम से बात करें, मतलब अपने कि लिए भाई कुछ करवा लें, चलें। ये कर लें उनसे सर बात। आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ी नहीं थी, जब ये जंग शुरू हुई थी तो हमें बताया गया था, हमारी जब कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ाई गई थी तो हमें बताया गया था कि जैसे ये कीमतें जो है आलमी मार्केट में इस्तेहकाम आएगा, तो यहाँ पे भी इस्तेहकाम जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं, अभी तो मैं खुश हो गई थी कि तारिक सुमैर साहब ने 1-2 दिन पहले बात कर दी थी कि टाइम से पहले यानी जुम्मे से पहले ये कीमतें जो है वो कम कर देनी चाहिए, लेकिन वज़ीर ख़जाना इस वक्त ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती रहें तो पहले वाली कीमतों पर आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए आकाशा, मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जब जिस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ ना हो, जो मुल्क कर्जों में लथपथ हो जाए, देखें 2022 से लेकर 2026 तक 43,000 अरब से आज 1 लाख अरब पर आप पहुंच गए, और पाकिस्तान पर 22 से लेकर 26 तक 50,000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया गया। अब फाइनेंशियल ग्रोथ ना होने की वजह से, आपकी मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, आपकी टेक्सटाइल मिल्स होगी, आपका छोटा काश्तकार मर गया, आपका आज क्लर्क रोड के ऊपर है, आज आपकी ब्यूरोक्रेसी चीखें मार रही है, और आज आप मुल्क का एक आम आदमी जो है वो इतनी बड़ी अजाब में मुब्तला है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर इन 17 सीटों वालों को हमारे ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। आप देखिए आशा 256 रुपए से 450 रुपए जब आप जाते हैं, और उसके उस वक्त तेल की कीमत 107-8 डॉलर पर बैरल थी। आज जब वो 80 से लेकर 84 के दरमियान फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसको अगर आप देखें तो हमारा जो ऑयल की कीमत है, जो तेल की कीमत है, वो 285 से 200 अरब रुपए के करीब, 285 से 290 रुपए के करीब होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कीमतों को वहां पर लेकर खड़ा किया हुआ, और ये चाहते हैं कि जितनी भी लेवी इस वक्त में इकट्ठी हो सकती है वो कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आकाशा, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि कोई हमें ऐसी हवा चलती नजर आ रही है, क्योंकि ये 5वें बजट के बाद जिस तरीके से फैसल वाडा साहब को भी मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त वो बयान देने में आजाद है, और नून लीग उनका जवाब नहीं दे रही, और इनकी जो माशी कारकर्दगी है, और जो नैब की फाइलों के ऊपर से धूल भी साफ की जा रही है, और फैसल वाडा का बड़ा खूबसूरत बयान है कि या ये सारे कंटेनर के ऊपर होंगे या ये कंटेनर के नीचे होंगे, अंदर होंगे। अब मुझे ये बताएं कि पेट्रोल तो एक है ना आकाशा, आप बिजली की कीमत देखें, आप गैस की कीमत आकाशा देख लें, आज आप जो इन्फ्लेशन है उसको देखें, जो चीज हम आज से 6 महीने पहले आप 200 रुपए की खरीदते थे, आज वो हमें 600 रुपए की मिलती है। आप यकीन करें, मेरे जैसा भी शख्स और तारिक सुमैर जैसा और आप लोग, जो लोग हम अच्छे एक ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जो फाइनेंशियल हमारी जो हमारी इनकम है, अगर हमारा जीना जो है वो इस वक्त बहाल हो चुका है, तो एक आम आदमी जो मजदूर है, जो किसान है, जो उनका क्या हाल होगा? बिल्कुल टीचर है, उनका क्या हाल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। ये तस्वीरों के लिए आए थे, 4-5 साल इन्होंने तस्वीरें खिंचवा ली। इनका विजन आपको पता है कि किस तरह ये आईपीपीस को लेकर हमारे ऊपर इन्होंने जो है उनको मुसल्लत किया, और ये मोस्टली आईपीपीस ये जो इस वक्त सर अब तस्वीरों पर सवाल जो है वो आना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया इस पर सर आपका, डॉक्टर इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम तो यहाँ पे बैठ के बातें कर लेते हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि हमें पता होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की क्या कीमतें चल रही हैं। एक आम आदमी जो कि ये खरीदता है या पेट्रोलियम मसनूआत अपने पेट्रोल में, अपनी गाड़ी में अगर ये पेट्रोल डलवाता है तो उसको पता है कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है। लेकिन मरियम नवाज की मोमिन खसूसी है सलमा भट्ट साहिबा, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में अभी भी उस तरीके से पेट्रोल जो है वो महंगा नहीं है जैसे कि पूरी दुनिया में है, और अभी भी हालात जो हैं वो स्टेबल हैं। क्या कहेंगी इस पे? एक तो पता नहीं नई इनकी स्पोक पर्सन आ जाती हैं, ना कोई दिमाग, ना कभी कोई आवाम में बैठी। अगर कोई इनको मजबूर भी करता हो ऐसे बयान से, तो एक इंसान का अंदर कोई चीज होती है, कोई दिमाग होता है, अगर हो तो कि इस किस्म का बयान, इससे पहले इनकी जिनके बारे में जिनकी आप देख लें बायो, तो उसमें इतनी सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं, जो पहले बता रही थी कि जैसा अमेरिका में सिगरेट महंगी है ताकि आवाम की पहुंच से दूर रहे, तो यहाँ पर पेट्रोल भी महंगा है ताकि आवाम की पहुंच से दूर रहे। भाई बंदा उनसे पूछे क्या वो पीना है हमने जो हमारी पहुंच से दूर रहे, कि जो यहाँ पर पूरी ज़राअत का इन्हिसार है, जिसको हमें एक झूठे माशरती अलूम में रीढ़ की हड्डी बता के पता चला कि वो तो रीढ़ की हड्डी ही जख्मी है। ये पूछना हो तो जो ज़ाहिर है, जो लोग बेचारे नौकरी पेशा हैं या वो अपनी बाइक पे जाते हैं या जो ट्रांसपोर्टर है, मैं कहती हूँ उसका दुख पूछना हो तो आप हमसे पूछें
कि जो हम अपनी जमीनें कास्ट नहीं कर सकते, पानी है नहीं, ट्यूबवेल नहीं चला सकते, कि यहाँ ट्यूबवेल पे डेली का इतना डीजल का खर्चा होता है, तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या जी, कि हम लोग यहाँ पर ये लगा देंगे। तो ये जो बयान देते हैं वही मैं कहती हूँ कि जो वाडा साहब की बहुत सारी बातों से मैं कहती हूँ कि मैं अग्री करती हूँ कि शायद, और अभी जो सुहेल वड़ाइच साहब ने तंज किया है कि जी बादशाह का इकबाल बुलंद रहे, लगता है कि इन्होंने ताहयात यहीं पर ही रहना है कि जब तक जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि अब तो मौत ले जाए तेरे कूचे से तो ले जाए, ऐसे तो हमसे जाया नहीं जाता, कि इन्होंने सोच लिया है कि मरने के बाद ही इक़्तिदार के ऐवानों से निकलना है, वैसे नहीं निकलना। तो फिर इस किस्म के बयानात आते हैं। फिर अगर आप अवाम के बीच में से ना हो, अवाम की आप वो कहते हैं ना कि मंशा से ना आए हुए हो, तो फिर इस किस्म के बयानात इनको देने बनते हैं। बहुत शुक्रिया सायरा, जिस पे आपका पॉइंट आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है तारिक सुमैर साहब, अहमद रियाज बलोच साहब और डॉक्टर अली इमरान साहब। इसी के साथ अपनी मेजबान नकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।